कल 3 तारीख से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं वे छटे हुए 100% गारंटी वाला सवाल जो कल सीधे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला है। अगर कल के पेपर की खोपड़ी में छेद करके सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो का एक सिंगल सेकेंड भी मिस करने की गलती मत करना। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना है ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे। तो याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलग्राम में जो कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो कि प्राकृत भाषा में दिए थे। तो याद रखिएगा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है ना तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जो है ना तो ये शामिल नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये शामिल है। तो याद रखना है 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। तो याद रखना है 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। तो याद रखना है 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो देखो स्यादवाद जो है नो तो ये जो कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो याद रखना भद्रबाहु थे। जैन साहित्य कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए जो कि कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप यानी कहा जाता है? तो यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखना ये जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है नो तो यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है नो तो ये जो कि विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप है। अब पहले का जो कि एशिया है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो कि वोल्गा नदी है। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो याद रखना है ये जो कि अफ्रीका महाद्वीप है नो तो इससे विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो याद रखिएगा 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी है? तो ये जो कि माउंट मैकिले जो है ना, यानी कि डेनाली, तो ये जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत की जो जलवायु है ना, तो ये जो कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखिएगा जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो याद रखना लेह है। तो याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, आम्ल वर्षा का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो याद रखना केरल और कर्नाटक से है। तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर के महीने में यानी कि लौटते मानसून से भारी वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखना कोरोमंडल तट पर होती है जो कि तमिलनाडु में। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली स्थान जो कि मासिन राम है, और ये जो कि किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, काल बैसाखी नामक स्थानीय तूफान का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना है ये जो कि काल बैसाखी नामक स्थानीय तूफान का संबंध जो है ना, तो ये जो कि पश्चिम बंगाल से है। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि पंजाब हरियाणा में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी विक्षोभ है इसका कारण। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा लू कहा जाता है। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि अरबी भाषा से हुई है मानसून शब्द की उत्पत्ति। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आर्थिक गणना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है किस वर्ष की गई थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि 1977 में की गई थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, छठी आर्थिक गणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 2013 से 14 में संपन्न हुई थी छठी आर्थिक गणना। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक गणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है नो, तो ये जो कि भारत में आर्थिक गणना करवाता है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, छठी आर्थिक गणना में किस गतिविधि को शामिल नहीं किया गया था? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि फसल उत्पादन को शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, छठी आर्थिक गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक उद्यम किस राज्य में है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, छठी आर्थिक गणना के अनुसार कुल रोजगार प्रदान करने में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है रोजगार प्रदान करने में। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, सातवीं आर्थिक गणना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है 2019 में की गई थी। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, सातवीं आर्थिक गणना किस संस्था के सहयोग से पूरी की गई? तो याद रखिएगा CSC संस्था के सहयोग से पूरा की गई थी। तो याद रखिएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक गणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, देश की आर्थिक गतिविधियों और उद्यमों का जो कि डेटाबेस तैयार करना इसका उद्देश्य होता है आर्थिक गणना का।
तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना और आर्थिक गणना में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखना जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जनगणना में लोगों की गिनती होती है, जबकि आर्थिक गणना में व्यापार और उद्यमों की गिनती होती है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग कितनी देशी रियासतें थी? तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि 562 थी। तो याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में किस प्रकार मिलाया गया था? तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था जूनागढ़ रियासत को। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर रियासत के किस शासक ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराजा हरि सिंह ने किए थे। तो याद रखना 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के प्रमुख सहयोगी यानी कि सचिव कौन थे? तो याद रखिएगा वीपी मेनन थे। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो यानी कि हैदराबाद विलय किस वर्ष चलाया गया था? तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि 1948 में। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल के नवाब ने भारत में विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जून 1949 को किए थे। तो याद रखना 50 का आंसर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस रियासत ने शुरुआत में भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि त्रावणकोर का ये जो कि था नु रियासत, तो ये जो कि शामिल होने से मना कर दिया था भारत में। तो याद रखना 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है यह सिद्धांत जो कि आर्किमिडीज ने दिए थे। तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए। तो याद रखना है 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री तापमान पर होता है पानी का घनत्व अधिक। तो याद रखना है 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए। तो याद रखना है 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। तो याद रखना है 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो याद रखना समान रहेगा। तो याद रखिएगा 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? तो याद रखना क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है इसलिए। तो याद रखना है 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो याद रखना है तो क्या होता है, तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, याद रखना है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो याद रखना इसमें से कोई मात्रक नहीं होता है। तो याद रखिएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उत्प्लावक बल कहते हैं। तो याद रखना है 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो याद रखना ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन है, अवकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं अवकरण की प्रक्रिया में। तो याद रखना है 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो याद रखना है जो कि ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो याद रखना है 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण। तो याद रखिएगा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वो अवकरण कहलाता है। किसी तत्व से हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। तो याद रखिएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक कहलाता है। तो याद रखना है 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, अवकारक वह पदार्थ हैं जो, तो याद रखना अवकारक वह पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो याद रखिएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि उसका भार बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना है 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की अभिक्रिया में Cl2 किस रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो याद रखना है 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने? तो अर्नेस्ट और हैकेल ने, जो कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो याद रखना है 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखना इसमें पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, किसने? तो यहाँ पे एजी टेंसले ने किए थे। तो याद रखना 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो कि सूर्य का प्रकाश है। तो याद रखिएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में अपना भोजन स्वयं बनाने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा जो कि वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो कि उत्पादक कहलाते हैं। तो याद रखना है 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि इसको प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है शाकाहारी जंतुओं को। तो याद रखिएगा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो कि हमेशा सीधा होता है। तो याद रखिएगा 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था? तो याद रखना है रेमंड लिंडेमान ने दिए थे। तो याद रखना है 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो याद रखना है 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसे दिया जाता है इको मार्क प्रमाण पत्र। तो याद रखना है 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि समुद्र है या महासागर। तो याद रखिएगा 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
81 नंबर क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 81 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 15 होती है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? तो 15। तो याद रखना है 81 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, बेसबॉल के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 82 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितने होते हैं? तो याद रखना 9 होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, नेटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 83 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि नेटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? तो याद रखना 7। तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, खो खो की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो याद रखना खो खो की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 85 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 खिलाड़ी खेलते हैं, तो 85 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, पोलो खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4। तो याद रखना है 86 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना कितनी होती है? तो 7 होती है वाटर पोलो में, तो याद रखिएगा 87 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में जो कि 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो कि 6 होती है, तो याद रखना है 89 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, आइस हॉकी की प्रत्येक टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना खिलाड़ी कितने होते हैं? तो याद रखना इसमें भी 6 होते हैं, तो याद रखना है 90 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखना प्रशांत महासागर जो है ना, तो ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो 91 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है विश्व का सबसे छोटा देश, तो 92 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि वेटिकन सिटी जो है ना, तो ये जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे छोटा देश है, तो याद रखना है 92 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना है नील नदी जो है ना, तो ये जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो 93 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 94 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो कि ग्रीनलैंड है ना, तो ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आइसलैंड है, तो याद रखना है 94 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 95 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि माउंट एवरेस्ट है ना, तो ये जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो याद रखना है 95 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो 96 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो कि कैस्पियन सागर है ना, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो याद रखना है 96 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो 97 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि बैकाल झील है ना, तो ये जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, तो याद रखना है 97 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखना सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो 98 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 99 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि एंजिल जलप्रपात है ना, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखना है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे यानी कि मीठे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।